डॉक्टर इमराना रहमान, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट भागलपुर शहर से अपने सारे पेशेंट परिवार के समस्त एक ऐसी विषय पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। मैं चर्चा करना चाहूँगी आप लोगों से मुखातिब होना, वो है एबॉर्शन, जो कि काफ़ी कॉमन है और ये बहुत किसी भी फैमिली के लिए, ना ही उस दंपति के लिए बल्कि समस्त परिवार के लिए एक जटिल और दर्दनाक और परेशान कुन मसला होता है, और ख़ासकर ये बार बार हो तो आज हम बातें करेंगे मिस्ड अबॉर्शन पे, रिकरेंट अबॉर्शन पे, और ये गर्भपात क्यों होता है और इससे जुड़ी क्या धारणाएं हैं जो गलत हैं, और कुछ मिथ्स को एक्सप्लोर करूंगी मैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और जो हम सबको जानना चाहिए। तो ये गर्भपात जो है ये किसी भी ये पहली तिमाही में यानी कि पहले 3 महीने में हो सकता है, और 3 महीने के बाद भी 6वें महीने तक ये होता है। उसके बाद हम अगर ये लेबर, अगर ऐसा बच्चा जन्म ले ले छोटे कम उम्र का यानी कि कम अवधि का, तो उसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं, यानी कि वक्त से पहले उसका दुनिया में आ जाना। तो ये एक जटिल समस्या है, और सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या होती है, और ये मिस्ड अबॉर्शन हम इसे क्यों कहते हैं। तो मिस्ड अबॉर्शन यानी कि मिस हो जाना, डॉक्टर्स से भी और पेशेंट से भी, जो हमें पता नहीं चलता कि गर्भस्थ शिशु जो है वो गर्भावस्था के दौरान उसके विकास का रुक जाना और वो हमें पता ना चलना। अक्सर आजकल तो महिलाएं बहुत ही अच्छा हमारे पास माध्यम है इसको जानने के लिए, और वो है अल्ट्रासाउंड। और अक्सर लोग जैसे प्रेग्नेंट होती हैं वो आ जाती हैं, तो पहले तो इसकी कोई सुविधा कम थी, लोग कम सोनोग्राफी में बिलीव करते थे, इसे हार्मफुल भी समझते थे कहीं कहीं पे। तो सबसे पहले जो हमारे मरीज़ हैं वो ये पूछते हैं, जो दंपति हैं वो बहुत विचलित होते हैं और अक्सर ये पूछते हैं कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम हो जाता है कि इसने भारी उठा लिया, इसने ऐसा खा लिया, गरम खाना खा लिया, तो पपीता खा लिया, और इसने बहुत सारा पपीता खा भी लिया। तो ये चाहती थी अबॉर्शन हो, नेचुरली करना, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किस हद तक सही हैं और ये जानना है। तो सबसे पहले तो ये है ना, गर्भपात जो है वो किसी के कुछ भी खाने से, कोई भी ऐसी रिसर्च जो है ये नहीं पॉइंट आउट करती है कि कोई खाने पीने की चीज़ों से कोई बच्चे को उसका असर होता है, चाहे वो पपीता हो, अनानास हो, या कोई भी किसी तरह का गर्म खाना हो। कोई भी चीज़ की ज़्यादती तो अक्सर हानिकारक होती ही है। तो ना ही कोई आम जिंदगी में, रोज़मर्रे की कार्यशैली में और कामकाज में, या कुछ भी थोड़ा वर्कआउट करने में, या इनफैक्ट वर्कआउट करना अगर तीसरी तिमाही से तो ज़्यादा बेहतर भी है। जब हम तीसरे महीने में या 5वें महीने में प्रवेश कर जाती है महिला, तो उसके बाद एक लिमिटेड एक्सरसाइज होना, जैसे योगा का करना, ये फ़ायदा भी पहुंचाता है। मांसपेशियाँ ढीली पड़ती हैं और बच्चा भी नीचे पेल्विक बोन में नीचे जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये खाने पीने की चीज़ों से और आम जिंदगी में जो हम काम करते हैं, या इंटरकोर्स से, या कहीं भी घूमने से, किसी जगह ट्रैवल करने से अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कुछ की ऐसी सुरक्षा के नियम हैं, उसमें भ्रूण को इतने अच्छे से, उसकी संरचना भी इतनी सुंदर तरीके से करता है,
और उसको इस तरह से अंदर समेट संजो के रखता है कि ये इतनी छोटी चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भ्रूण से। बल्कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी और अहम जो चीज़ है और जो कारण है जिसकी वजह से गर्भपात होता है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस बात पे मैं ख़ास करके फोकस करना चाहूँगी। और जब ये मैं बात बोलती हूँ या किसी दंपत्ति के को कहती हूँ आखिर ये गर्भपात हो गया, ऐसा क्यों, आपको तो रेगुलर चेकअप करा रहे थे, आपसे तो शुरू से जुड़े हुए हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों ये हादसा हमारे साथ हो गया, ये बच्चे का विकास अचानक क्यों रुक गया। तो ये सबसे ज़्यादा जो वजह बनती है पहली तिमाही में खास करके वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। 90% केसेस में ये कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि जो प्रकृति है वो प्रकृति का ये क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है। भगवान नहीं चाहता कि आप कोई अपंग बच्चा पैदा करें, आपको कोई बड़ी आफत से ना आगे आने वाली बच्चे में कोई विकृत हो और उस बच्चे को आप जन्म दें तो उसमें आप परेशान रहें, तो उसका विकास वहीं रोक देता है। प्रकृति उसका विकास वहीं रोक देती है, वो चुन लेती है, वो खुद उसका ऑटो सिलेक्शन हो जाता है और वो उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो बेस्ट जो भ्रूण होता है वही डेवलप करता है। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जिसमें अबॉर्शंस नहीं भी होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ जो कॉम्पेटेबल है लाइफ से, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सिर का कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे क्रोमोसोमल जैसे हुआ कि माइक्रोकेफेली, हाइड्रोकेफेलस यानी सिर का छोटा होना, बड़ा होना, रीढ़ पे ट्यूमर होना, ये सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में आते हैं। लेकिन इसमें ये अल्ट्रासोनोलॉजी से हम पिकअप कर सकते हैं बहुत ही शुरू के दौर में, खास करके एनिंकेफेली यानी बिना सिर का बच्चा, और वो ग्रो करता रहेगा, इसको हम 10 हफ्ते में ही जान सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। और ख़ास करके अगर अभी जो ट्रांसवेजाइनल यानी अंदर की जो सोनोग्राफी होती है उससे और जल्दी पिकअप हो जाता है। बच्चे में हार्ट बीट जो होती है वो 6 हफ्ते में ही समझ में आ जाती है, यानी या 5 हफ्ते में ही अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसवेजाइनल अगर हम करते हैं तो वो पिकअप हो जाती है भ्रूण का। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं और कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम कभी इग्नोर भी कर देते हैं। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारा जैसे वॉमिटिंग होना, नोजिया का फील होना, भारीपन रहना, पेट में दर्द बना रहना, या कुछ थकान सी महसूस होना, फटीग, एक्सॉशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब आम जो लक्षण हैं ये अक्सर मिलते हैं। इसका अचानक से रुक जाना, तो इसके लिए वो जो भी पेशेंट्स हैं हमारी, वो इसके लिए हमेशा ये सारे लक्षणों का रुक जाना ये एक सिग्नल है, ये एक पॉइंटर है, ये एक अलार्मिंग बेल है। आप अपने डॉक्टर की परामर्श लें। जो भी अगर ये सब चीज़ें, मॉर्निंग सिकनेस, एग्जॉशन, हल्का सा फीवर आ सकता है क्योंकि ये हाइपर मेटाबॉलिज्म है प्रेगनेंसी, जिसमें मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बढ़ जाता है, थोड़ा सा फीवरिश और एग्जॉस्टिव फील करती हैं, भूख लगना या भूख ना लगना, ये सारी अगर लक्षण अगर रुक जाएं तो ज़रूर हम प्रीवियस सोनोग्राफी अगर हमने कराई है और उसमें सब कुछ सही था और बाद में हमने सोनोग्राफी कराई तो देखें कि वो बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। सबसे कॉमन वजह मैंने बताई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी भ्रूण में ही क्रोमोसोम की खराबी, क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ी, जेनेटिक पैटर्न में गड़बड़ी। और सबसे कॉमन जो दंपत्ति में जो होता है वो बैलेंस ट्रांसलोकेशन, जो कि 4% दंपत्तियों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा जेनेटिक एक्सचेंज, क्रोमोसोम का एक्सचेंज होना जिसमें जेनेटिक मटेरियल का लॉस नहीं होता है, उसकी जो रूपरेखा और वो स्वस्थ दंपत्ति है, फिनोटाइपिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बाहर से देखने में कोई, लेकिन उनकी जो जनने की क्षमता है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होती है, उनमें खराब बीज यानी कि अंडे और स्पर्म्स हो सकते हैं, एग और स्पर्म क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जो कि खराब भ्रूण बनाती है। तो ऐसे केसेस में ये बैलेंस ट्रांसलोकेटर्स जो होते हैं जिन दंपत्ति में, जो कि हम कैरियोटाइप से ब्लड कैरियोटाइप दोनों दंपत्ति का कराएं तो जान सकते हैं कि उसमें कैरियोटाइप में कुछ बैलेंस ट्रांसलोकेशन, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए एबॉर्शन होने के लिए। बैलेंस ट्रांसलोकेटर्स को भी प्रेगनेंसी आएगी अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट नहीं है, मटेरियल एक्सचेंज जो है, जेनेटिक एरर जो है वो नहीं है, तो आराम से 2-3 एबॉर्शन के बाद एक बच्चा अच्छा उन्हें मिल सकता है और उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। दूसरा कारण है खून का गाढ़ा होना, जिसमें जैसे जिससे बच्चे में खून ही ना जाए, रक्तस्राव की रक्त के मोटे होने की वजह से तो कम उसको मात्रा में उसका पोषण होता है, जिससे वो खून के थक्के जम जाते हैं। ये जो होती हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में होती हैं, खास के एप्ला सिंड्रोम्स में, थ्रोम्बोफीलिया जो कि कॉमन है इंडिया में, हाइपर होमोसिस्टेनिमिया, ये सब कॉमन है, जिसकी वजह से हम इकोस्प्रीन और फोलिक एसिड हमेशा कंज्यूम करने बोलते हैं, खास करके ऐसी दंपत्ति जो चाह रही हैं प्रेगनेंसी लेना, उनको पहले से ही एडवाइस करते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करते हैं। और या फिर जो जिनके साथ ऐसा हादसा पहले से हो चुका है, रिकरेंट अबॉर्शन से गुजर चुकी हैं, अबॉर्शन से गुजर चुकी हैं, उनके साथ ऐसा है कि उन्हें हम बताते हैं कि खून का गाढ़ापन, थायराइड का डिसफंक्शन, अगर थायराइड की इम्बैलेंस है, यानी कि थायराइड नॉर्मल है और TPO एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडी है जो कि बढ़ी रहती है, इसमें भी थायराइड हार्मोन देना पड़ता है, जबकि TSH लेवल्स नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में भी हमें थायराइड डिसफंक्शन देखने को मिलता है और उसकी उपयुक्त मात्रा ना होने की वजह से पोषण, उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा पलेगा और वो रुक सकता है, उसमें बाधक है ये। दूसरा जो है वो डायबिटीज़, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और हर एक में से 6 आदमी डायबिटिक है। तो आजकल स्ट्रेस की वजह से और सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो बढ़ रही हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, रादर जो अंडे हैं वो एक अवधि के बाद, एक आयु के बाद फीमेल्स के वो उसकी क्वालिटी में कमी आने लगती है, उसकी गुणवत्ता खराब होने लगती है, क्योंकि आजकल की महिलाएं देर से अपनी फैमिली शुरू करती हैं, देर से अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग करती हैं। तो या तो बहुत ही कम आयु की महिलाओं में ये प्रॉब्लम होगा, या तो जो देर से अपनी ये प्रेगनेंसी प्लानिंग करेंगी तो उनके सारे अच्छे अंडे जो 20 से 30 साल की आयु में अच्छे क्वालिटी के एग्स रिलीज होते हैं, 30 साल की उम्र में 80% अंडे खत्म हो जाते हैं, एपोप्टोटिक हो जाते हैं, ग्रोथ अरेस्टेड हो जाते हैं। और किसी में अगर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित नहीं है तो आजकल के दौर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत हावी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस जो कि अंडे को ख़राब करता है, उसमें अंडे के बजाय ब्लड भरा गोला, पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसमें भी अंडे की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और खुद एक उम्र सबसे बड़ा, आयु सबसे बड़ा निर्धारक है अंडे की क्वालिटी के लिए। तो अगर महिलाएं मान लो 32, आमतौर पे देखा गया हिंदुस्तानी महिलाओं का, भारतीय महिलाओं को कि 32 उम्र के बाद या 34 उम्र के बाद एबॉर्शन, क्योंकि भ्रूण में ही विकृति आ जाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो भ्रूण ही नहीं सही बन पाता है, तो उसकी विकास नेचुरल है कि कुदरत उसको खराब भ्रूण को आगे बढ़ने नहीं देगा। ये प्रकृति का एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो ये एक तरह से अच्छा है।
लेकिन आज उसके लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट्स भी हैं जो हम करते हैं जब बच्चा पेट में ग्रहण होता है। तो गर्भस्थ शिशु के लिए वो एक प्रोटोकॉल सेट है। हम पहले तो फीटल हार्ट इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी बात है कि फिर उसके बाद हम NT-NB स्कैन करते हैं 10-11 हफ्ते से 13 हफ्ता 6 दिन तक, और एक उसका एक पर्टिकुलर विंडो है। इसी विंडो पीरियड में हम वो स्कैन करते हैं और डुअल मार्कर कराते हैं, जो 95% एक्सक्लूड करता है कोई भी ज़्यादातर क्रोमोसोमल एरर्स को। और इससे भी सुपीरियर टेस्ट है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, जो कि ब्लड टेस्ट है, जो 99.9% सेंसिटिव है। सारे क्रोमोसोम्स को स्क्रीन करके बता सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोमल एरर्स नहीं है। फिर भी हम कहाँ तक बच पाएंगे, क्योंकि इसके आगे भी कुछ विकृति हमें देर से पता चलती है। कभी अबॉर्शन का दूसरा रूप जो है वो होता है सर्वाइकल वीकनेस, और कभी फाइब्रॉइड्स हैं, गांठें हैं जो बच्चेदानी के बीच में होती हैं, वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। पोषण नहीं जाता, ब्लड फ्लो ऑल्टर्ड हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बच्चे को विकास करने की जगह नहीं होती। इंट्राकैविटरी फाइब्रॉइड्स हैं। अगर बच्चेदानी की दीवार में गांठ है और वो बड़ी है, 4 सेंटीमीटर से ऊपर है, ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो उसमें बच्चेदानी में गर्भाशय में हमेशा संकुचन होगा, और ये संकुचन अबॉर्शन में यानी कि बच्चे को बाहर निकाल देगा। तो जैसे आंख में कोई कचरा फंस जाता है तो हमारी आंख मटमटाती है, उसी तरह से अगर हमें बच्चेदानी की जो गांठें हैं तो वो बच्चे को अबॉर्ट करने में सहायक होती हैं और जन्म उसको विकसित होने नहीं देती। दूसरी है कि बच्चेदानी के बीच में पर्दा होना या एक झिल्ली होना, जिसे हम वो बहुत ऐसा कारण है जिसका आराम से निदान होता है। लेकिन पहले अगर किसी को झिल्ली या परत है बीच में, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, तो वो उस वजह से भी बच्चे का ग्रोथ नहीं, या बच्चेदानी ही छोटी है, या बच्चेदानी या गर्भाशय का आकार ही विकृत है, वो यूनिकॉर्नुएट है या बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यानी कि 2 भागों में विभाजित है। कभी कभी वो आधा 2 भागों में विभाजित रहता है, कभी वो पूरा का पूरा 2 गर्भाशय हैं। तो बच्चेदानी का आकार, उसमें गांठें होना, ये सारी चीजें जो एक बनती हैं। सतह पे अगर गांठ है तो वो परेशानी की बात नहीं बच्चेदानी की सतह पे, लेकिन अगर उसकी मस्कुलर लेयर में अगर गांठ है और ज़्यादा बड़ी है तो वो परेशान कर सकती है। प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाती है। ये एक वजह है। खून का गाढ़ा होना, एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कॉमन है, थायराइड और शुगर, और ये सब का पहले से कंट्रोल होना। और एक लंबी लिस्ट है। टॉर्च इन्फेक्शंस की एक भ्रांति जो आमतौर पे डॉक्टर्स में भी पाई गई है, वो उसको इस लिस्ट से बार बार गर्भपात के लिस्ट से हटा दिया गया है। टॉर्च जो है वो आपकी इम्यूनिटी बताता है, वो आपका संक्रमण या आपका इन्फेक्शन का पॉइंटर नहीं। दूसरी वजह कि अगर टॉर्च में IgM पॉजिटिविटी है और वो हाई है, यानी कि वो रीसेंट इन्फेक्शन बताता है और उसमें हम तवज्जो दे सकते हैं कि हाँ एक वजह बन सकती है। लेकिन अगर IgG पॉजिटिविटी आती है और हाई पॉजिटिविटी आती है तो आपको वो खुश होना है, उसमें आप एबिलिटी टेस्ट कराना है हमें। और टॉर्च IgG पॉजिटिविटी और अगर हाई एबिलिटी पॉजिटिविटी है, टॉर्च की IgM नेगेटिव है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, आपको टॉर्च इन्फेक्शन से कभी भी गर्भपात नहीं हो सकता। उसकी वजह कुछ और है। दूसरा मैं बोलते बोलते जो रह गई वो था सर्वाइकल वीकनेस। ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जब NT-NB स्कैन कराते हैं, यानी कि 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन के दरमियान, उसके बीच उस वक्त हमें ये निर्धारित करना ज़रूरी है कि गर्भाशय का जो मुख है,
जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो जो द्वार है वो कितना बड़ा है, उसे 2.5 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना है। उसे ऊपर कितना भी हो जाए 4.5-5 सेंटीमीटर, वो निर्धारित करना जरूरी होता है। अगर हमने पाया कि वो कम हो रहा है, उसकी स्कैनिंग हम ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी यानी अंदर के सोनोग्राफी से करते हैं, TVS प्रोब से करते हैं। और अगर वो छोटा हो रहा है तो ये सोचने की बात है। और अगर खास के ऐसी महिलाएं जिसमें एक बार या 2 बार पेनलेस अबॉर्शन हो गया, यानी उसे पता ही नहीं चला और बच्चा जो है बिना दर्द के या हल्के दर्द में थैली के साथ बाहर आ गया, बिना कोई पहले उसको कोई अलार्मिंग बेल मिले हुए, बिना कोई खून पहले से गए हुए, बिना पेट दर्द के, तो ये खास करके ऐसी वजह है जो सर्वाइकल वीकनेस कमजोरी से होती है। ये वीकनेस बहुत सारे, ये तो कोलेजन की किसी में कमी होती है जन्मजात, वो उसकी कमजोरी से होती है। और जिसमें सर्विक्स खुल जाता है, बच्चेदानी का द्वार जो है वो अपने आप खुल जाता है, तो इसे अगर कोई महिला ने ऐसा बताया कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि सडनली उसे पेनलेस अबॉर्शन हो गया और बच्चा निकल गया, तो उसे नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड से उसकी सर्विक्स को नापना, सर्वेलेंस करना और उसकी नाप में 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर रहना ये ज़रूरी है। और तीसरे महीने में 12 हफ्ते में से 14 हफ्ते के बीच में उस पे हम सूचर लगाते हैं, एक मर्सलिन टेप से उसके मुंह को बांध देते हैं, जिसको हम शिरोत्कर ऑपरेशन कहते हैं। और ये ज़रूरी होता है, इससे ये बहुत सहायक है। तीसरी चीज़ है इन्फेक्शंस, जो दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे क्लैमिडिया इन्फेक्शन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, ट्यूबरक्लोसिस भी इंडिया में, खासकर ईस्टर्न इंडिया में बहुत कॉमन है। तो इससे भी बच्चेदानी के अंदर की परत कमज़ोर हो जाती है, गर्भ ग्रहण करना दिक्कत होता है क्योंकि ट्यूब्स पे भी इन्फेक्शन आता है। और क्लैमिडिया वजह, ये सब इन्फेक्शंस की वजह से माइकोप्लाज्मा गार्डिनेरिया, इसकी वजह से हमें मेम्ब्रेन झिल्लियों पे इन्फेक्शन हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाती है और वो फट जाती है, जिसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। ना ही सिर्फ हमें टॉर्च पे फोकस नहीं करना है। दूसरी जो हमने बात कही थी मिस्ड अबॉर्शन की, तो वो मिस्ड अबॉर्शन में हमें किस तरह से उसे, अगर वो पहली तिमाही में और बहुत कम अवधि का है, तो हमें उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वो टैबलेट्स और दवाओं के ज़रिए हम उसे पूरा कर दें और 14 दिन बाद उसे फिर अल्ट्रास्कैन से कर ले, चेक कर लें कि अबॉर्शन में पूरी तरह से वो जो टिश्यू है, जो बच्चा था, वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल गया नहीं, ये निर्धारित करना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन रह जाता है और नहीं तो DNC करना होता है। और अगर हम किसी को बार बार अबॉर्शंस हो रही है तो वैसी सूरत में भी DNC की जाती है, क्योंकि अगर हमें ये निर्धारित करना है और हमें ये जानना है कि आखिर वजह क्या है, बच्चे में कौन सा क्रोमोसोम खराब है, तो इसके लिए हमें बच्चे की टिश्यू को निकाल के इसकी POC माइक्रो एरे कराना होता है। POC कैरियोटाइप नहीं, POC प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी बच्चे को निकाल के माइक्रो एरे टेस्ट होती है जो NGS प्लेटफॉर्म पे चलेगी। ये एक टेस्ट है जो बच्चे में जितनी भी क्रोमोसोम की खराबी हो गई, थोड़ी महंगी टेस्ट है और ये हम तय कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा इच्छुक हैं। और ये है साथ में खून का एप्ला एंटीबॉडीज एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये सब आम बातें हैं कि आप इस तरह से आप जान लीजिए कि अगर हम 12 बीज लगाते हैं तो 12 के 12 पौधे नहीं आ पाएंगे। उसमें से भले आपका वातावरण अच्छा हो, आपकी मिट्टी अच्छी हो, आपके बीज भी अच्छे उत्तम गुण वाले हों, किसी में अंकुर आएगा, किसी में अंकुर भी नहीं आएगा, कोई आधे दूर तक जाके रुक जाएगा।
तो ये प्रकृति का ये सब तकाजा है। ये उसी तरह भ्रूण के साथ है। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, आपने दवाइयाँ ली, लेकिन अगर आपके बच्चेदानी में कोई गांठ है, कोई पर्दा है, कोई सर्वाइकल वीकनेस है, तो आपका भ्रूण आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा और वहाँ पे आपको गर्भपात हो सकता है। अगर बीज में कोई कमी है, जो कि 90% केसेस में वही पाया जाता है, क्योंकि हम लोग टेस्ट नहीं देते। POC माइक्रोएरे, जो कि हम बहुत ही कॉमन महंगा टेस्ट है, 25,000 रुपये लग जाते हैं ज़्यादा लैब्स में, और वो NGS पे होता है, तो उसमें 90% में आप पाएंगे कि कोई ना कोई क्रोमोसोमल एरर निकल जाएगा अगर हम उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी गर्भपात टिश्यू जो है उसको दे दें जांच में, क्योंकि ये इतना खर्चीला है और इससे सिर्फ जानकारी होगी, इससे ना तो हम कुछ बदल पाएंगे, हमें आगे भी देखना होता है कि क्या वजह है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर गर्भपात होगा तो उस दंपतियों को निराश होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्भपात 2 बार 3 बार भी हो जाए फिर भी उनके पास हमेशा चांसेस हैं कि उन्हें अच्छा भ्रूण और अच्छे शिशु प्राप्त हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के और उसी की सहायता से अगर हम आगे बढ़ें, खास के ज़रूरी है। कभी गर्भपात का सबसे बहुत मुख्य कारण, और जो मैं खास के इसको बताना चाहूँगी, मर्दों में वीर्य की गुणवत्ता बहुत ख़राब हो सकती है, और इसको टेस्ट करने के लिए हमें DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स वीर्य का देखना है, स्पर्म का देखना है, जो कि 30% से कम आना चाहिए। अगर वीर्य की गुणवत्ता कम है तो खराब भ्रूण बनेगा, जो कि गर्भपात होना लाजमी है। तो वीर्य की गुणवत्ता हम नहीं देखते। ऐसी सूरत में जो महिला जिनकी बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उन्हें प्री कंसेप्शनल ट्रीटमेंट लेना है, यानी कि अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने के पहले 3 महीने उन्हें ज़रूरत है इस सारे फैक्टर्स को, सारे कारणों को एक्सक्लूड करने की, वीर्य की क्षमता, उसकी गुणवत्ता, अंडे की गुणवत्ता, उसकी क्षमता को बढ़ाने की, और उसके लिए डॉक्टरी सलाह परामर्श की, और उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। किसी के पर्दा है तो उसे हम स्टेथोस्कोप से काट देंगे, किसी के और उसे वो जानकारी दे देंगे कि आपको किस तरह से अपना सफ़र तय करना है, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। अगर उसकी DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स नहीं करेक्ट हो रही है दवाओं से, तो शायद IVF की ज़रूरत पड़ जाए, ICSI की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ों को हमें ये सलाह की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल विचलित, निराश और ऐसा ना सोचें कि कुछ भी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, क्योंकि आजकल ये ज़माना बहुत आगे निकल गया है और हम जानते हैं कि सब चीज़ का उपचार है, सबका निदान है। कोई भी खाली हाथ आज के दौर में इस युग में नहीं जाएगा। तो धन्यवाद। फिर मैं कुछ बातें और शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम।